हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवाल 2003 में। तो स्टूडेंट देखिए, आज मैं लेकर आया हूँ समकालीन भारत 2 यानी जो कक्षा 10 का हमारा भूगोल है, मैं आज लेकर आया हूँ। देखिए जो जियोग्राफी है इसमें क्या है। तो चलिए स्टूडेंट मैं शुरू करता हूँ। जो पाठ 1 है इसके अंतर्गत क्या क्या है। तो देखिए स्टूडेंट, आया हमारा संसाधन एवं विकास। तो देखिए संसाधन एवं विकास ये क्या होते हैं। तो संसाधन देखिए क्या होता है स्टूडेंट, कि जिससे हम कोई भी कार्य हम करते हैं उससे हमें जो हमारा जो पैसा मिलता है, जिससे हमारा साधन जो हमारा खर्चा है वो चलता है, वही हमारा क्या कहलाता है स्टूडेंट, संसाधन। क्या, जैसे हमने कोई कार्य किया, उससे हमें जो पैसा मिला, क्या स्टूडेंट, जो हमें पैसा मिला उससे, जो हमने कार्य किया उससे अपने घर की जो हमारा मूलभूत आवश्यकता है मैं उसे पूरा कर लिया, तो वही हमारा क्या कहलाती है, संसाधन। अब देखिए विकास क्या है। विकास तो आप लोगों की जानते हैं कि बढ़ना, किसी भी चीज़ का बढ़ना ही विकास कहलाता है। जैसे हमारा ट्री हो गया, यानी जो पेड़ होते हैं ये भी विकसित हो रहे हैं, विकास कर रहे हैं। नगर है, शहर है, ये भी विकास कर रहे हैं, विकसित हो रहे हैं। तो देखिए कि इसमें क्या है, कह रहा है कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु। देखिए मैंने जो बताया है कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती है और जिसको बनाने की प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। देखिए मैंने अभी जो बताया कि जो हमारे लिए जैसे कार्य करते हैं, तो वो भी तो हमारा पैसा जो भी वो भी एक प्रकार का संसाधन है। यानी जो हमारे लिए, जो हमारे मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करता है, जो हमारी आवश्यकताओं के लिए प्रयुक्त है, वो हमारी क्या कहलाता है, संसाधन कहलाता है। और फिर देखिए कह रहा है कि हमारा पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुएं, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरण की प्रक्रिया प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के पारंपरिक क्रियात्मक संबंध में निहित है। मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। यानी इसमें बताया गया है कि जो प्रत्येक व्यक्ति होता है वह अपने आर्थिक विकास को मजबूत करने के लिए लगातार निरंतर कार्य करता रहता है। जैसे जो हमारा ये संसाधन है, मैं अपने संसाधन को, अपने कार्य को करता रहता हूँ, तभी तो हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। यानी जो गति है वो तेज जो तेज़ी से वो कोई विकसित व्यक्ति होता है तो वो अपना और विकास करने के लिए तेज़ी से कार्य को करता है। फिर देखिए क्या स्टूडेंट, कि क्या आप भी अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधन को प्रकृति उपहार समझते हैं। ऐसा नहीं है। संसाधन मानवीय क्रिया का परिणाम है। मानव एवं स्वयं संसाधनों का महत्व हिस्सा है। वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित करते हैं तथा उन्हें प्रयोग करते हैं। इन संसाधन का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है। जैसे उत्पत्ति के आधार पर, ये इम्पॉर्टेंट है जो आप लोगों का, जैसे उत्पत्ति के आधार पर पूछेगा कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, जैव और अजैव। अब चलिए अभी आएगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक में कि जैव संसाधन क्या होते हैं, अजैव संसाधन होते हैं। मैं पहले इसका जो ये है बता दे रहा हूँ, उसके बाद जो इसका डिफिनेशन में बताऊंगा। उसके बाद सम्यता के आधार पर संसाधन, तो नवीकरणीय योग्य संसाधन और अनवीकरणीय योग्य संसाधन। उसके बाद है स्वामित्व के आधार पर संसाधन, तो इसमें आता है व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। फिर देखिए स्टूडेंट, विकास के स्तर के आधार पर कौन कौन से संसाधन आते हैं। इसमें आता है संभावित विकसित, भंडार और संचित कोष। अब देखिए स्टूडेंट कि ये जो हमारा का पहला उत्पत्ति के आधार पर ये जैव अजैव संसाधन ये क्या क्या होते हैं, तो चलिए इसे बताते हैं कि ये क्या होता है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ आगे हमारा संसाधन के प्रकार यहाँ ऊपर लिखा है। उसके बाद है उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन। तो देखिए जैव संसाधन क्या है, कि इन संसाधनों की प्राप्ति जीवमंडल से होती है जिनमें जीवन व्याप्त होता है, जैसे मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात और मत्स्य जीवन, पशुधन। देखिए जो जैव संसाधन हो क्या, मैं अपने भाषा में बताता हूँ कि जो जीवित होते हैं यानी जिसमें जान पाई जाती है, जो हमारा निर्जीव नहीं होता है वो सजीव होता है, जिसमें जान पाया जाता है वो क्या होता है, हमारा
जैव संसाधन, इसमें उदाहरण में है मनुष्य हो गया, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य जीवन, पशुधन इत्यादि हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट जो हमारा है अजैव संसाधन, तो अजैव संसाधन क्या देखिए कि वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तु से बने होते हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण चट्टानें एवं धातुएं। अब देखिए इसमें तो ये स्पष्ट करके बता दिया है, मैं अपने भाषा में क्या बताऊं जब यही बता दिया है कि जो संसाधन जो अजैव संसाधन होते हैं जो निर्जीव वस्तु से बने होते हैं यानी जिसमें जान नहीं होती है वो हमारी क्या कहलाती हैं अजैव संसाधन कहलाती हैं। जैसे इसमें चट्टान हो जाएंगी और धातुएं। अब ये हमारा पहला तो क्लियर होता है। अब देखिए जो साम्यता के आधार पर संसाधन है वो कौन कौन से हैं। तो देखिए स्टूडेंट पहला नवीकरणीय योग्य संसाधन। तो देखिए नवीकरणीय योग्य संसाधन क्या है कि वे संसाधन जिन्हें भौतिक रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है उन्हें नवीकरणीय योग्य अथवा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहा जाता है। उदाहरण के लिए सौर तथा पवन ऊर्जा, जल, वन एवं वन्य जीवन इन संसाधनों के सतत अथवा प्रवाह संसाधन में विभाजित किया जाता है। अब देखिए मैं अपने भाषा में बताऊं कि नवीकरणीय योग्य संसाधन किया जाता है क्या है कि ऐसा संसाधन जिसे हम पुनः उत्पन्न कर सकते हैं यानी एक बार प्रयोग करने के बाद उसे फिर प्रयोग में लाया जा सकता है। वो क्या कहलाता है स्टूडेंट हमारा नवीकरणीय योग्य संसाधन। अब देखिए फिर क्या हमारा अनवीकरणीय योग्य संसाधन में क्या है कि इन संसाधन का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधन के उदाहरण हैं। इनके बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं इनमें से कुछ संसाधन जैसे धातुएं पुनः चक्रीय हैं और कुछ संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन अचक्रीय हैं। वे एक बार के प्रयोग साथ ही खत्म हो जाते हैं। देखिए इसमें स्पष्ट थोड़ा बता दिया मैं अपने भाषा में बताता हूँ कि अनवीकरणीय योग्य संसाधन क्या है। अनवीकरणीय योग्य संसाधन वे संसाधन कहलाते हैं जिन्हें हम एक बार प्रयोग करने पर यदि एक बार प्रयोग कर देते हैं तो वो समाप्त हो जाते हैं और वो हमें लाखों करोड़ों वर्ष बाद हमें वो प्राप्त होते हैं यानी एक बार समाप्त कर दे। जैसे एग्जाम्पल में ले लें तो हमारा हो जाएगा कोयला, डीजल, पेट्रोल। यदि इन्हें एक बार प्रयोग कर दें तो ये समाप्त हो जाता है या पुनः उपयोग में लाने लायक नहीं रहता है। तो देखिए स्टूडेंट ये हमारा हो गया। तो देखिए संसाधन उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के और हमारा साम्यता के आधार पर कितने दो प्रकार के। अब देखिए हमारा स्वामित्व के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं जो संसाधन होता है। तो देखिए क्या स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत संसाधन, ये पहले जो हमारा क्या है वो है व्यक्तिगत संसाधन। देखिए इसमें क्या है कि संसाधन निजी व्यक्ति के स्वामित्व में भी होते हैं। बहुत से किसानों के पास सरकार द्वारा आवंटित भूमि होती है जिसके बदले में वे सरकार को लगान चुकाते हैं। गांव में बहुत से लोग भूमि के स्वामी भी होते हैं और बहुत से लोग भूमिहीन होते हैं। शहरों में लोग भूखंड, घरों व अन्य जायदाद के मालिक होते हैं। बाग, चारागाह, तालाब और कुओं का जल आदि संसाधन के निजी स्वामित्व के सब कुछ उदाहरण हैं। अपने परिवार के संसाधन की एक सूची तैयार कीजिए। तो देखिए जो व्यक्तिगत संसाधन क्या है यानी जो व्यक्ति होता है जो अपने लिए कार्य करता है, केवल अपने लिए ही करता है, वो क्या होता है व्यक्तिगत संसाधन। ये स्वयं के लिए जो कार्य करता है क्या होता है स्टूडेंट हमारा व्यक्तिगत संसाधन। अब देखिए क्या है विकसित संसाधन हमारा है। विकसित संसाधन देखिए क्या कि वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उपयोग की गुणवत्ता का मात्रा निर्धारित की जा चुकी है विकसित संसाधन कहलाते हैं। यानी देखिए विकसित संसाधन में क्या हमारा बताया कि हम लोग इसका उपयोग भी करते हैं। सॉरी यहाँ मैंने यहाँ पे चलाया है, ये तो विकास के आधार पर व्यक्तिगत यहाँ था। देखिए व्यक्तिगत है यहाँ हमारा, यहाँ व्यक्तिगत संसाधन। उसके बाद इधर हमारा है थोड़ा समुदाय स्वामित्व वाले संसाधन। अब देखिए समुदाय स्वामित्व वाले संसाधन क्या कि ये संसाधन समुदाय के सभी सदस्य के को उपलब्ध होते हैं। गांव की सम्मिलात भूमि, चरण भूमि, शमशान भूमि, तालाब इत्यादि। यानी सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन क्या है कि जो सार्वजनिक होता है। जैसे सार्वजनिक में क्या क्या आता है चरण भूमि होता है, शमशान होता है यहाँ जहाँ, और भूमि, तालाब इत्यादि। कुआं भी आ सकता है लेकिन कुआं अब तो चल नहीं रहा है। यानी जिस पे सार्वजनिक सब लोगों का अधिकार है। जैसे गांव में
एक गांव बसा है तो उसमें एक कुआं है या फिर कोई जो पशु चरण है यानी पशु को चराने का जो स्थान है, क्षेत्र है, बड़ा क्षेत्र है, तो उस पर सभी का जो सभी लोग उस पर अपना कार्य कर सकते हैं। तो ये हमारा है समुदाय स्वामित्व वाले संसाधन यानी सार्वजनिक संसाधन, सबका उस पर हक होता है। उसके बाद देखिए क्या है राष्ट्रीय संसाधन किया कि तकनीकी तौर पर देश पर पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्रीय संसाधन। देश की सरकार को कानूनी अधिकार की वह व्यक्तिगत संसाधन को भी आम जनता के हित में अधिग्रहित कर सकती है। आपने देखा होगा कि सड़कें, नहरें और रेल लाइनें व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेतों में बनी हुई हैं। शहरी विकास के प्राधिकरणों से सरकार भूमि अधिग्रहण कर अधिकार दिया हुआ है। सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन्य जीव जीवन, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि और 12 समुद्री मील 22.2 किलोमीटर तक महासागरीय क्षेत्र, भूसागरीय समुद्र हुआ इसमें पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्र के संपदा हैं। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या कह रहा है कि जो राष्ट्रीय संसाधन के देश में जितने भी संसाधन पाए जा रहे हैं, अब तक जितने भी देश में संसाधन पाए गए हैं या पाए जा रहे हैं, वे क्या कहलाते हैं? सब लोग राष्ट्रीय, सभी जो संसाधन वो क्या कहलाते हैं? सब राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। तो स्टूडेंट देखिए उसके बाद फिर हमारा क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या है। तो देखिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों को नियंत्रित रखने के तट रेखा से 2 समुद्री मील की दूरी, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र से पूरे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं। इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों के समिति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय क्या संसाधन है। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में बताया गया, देखिए स्टूडेंट जो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में हमारा बताया गया है कि जैसे कोई समुद्र है तो उसके अंदर में 200 मील दूरी पर देश का कब्जा होता है। उसके बाद उससे बाहर अंतर्राष्ट्रीय यानी विदेश, अंतर्राष्ट्रीय मतलब दूसरे देश का कब्जा हो जाता है, यानी दूसरे लोग उस पर अपना जो रहन सहन है उस पर करने लगते हैं। यानी आप यदि कोई जैसे मान लीजिए कोई ऐसा क्षेत्र है जैसे समुद्र है तो उसमें 200 मील उसके आसपास 200 मील आसपास ले सकते हैं, उसके मतलब गहराई में ले सकते हैं या फिर आसपास ले सकते हैं। 200 मील तक हमारे देश का कब्जा होता है, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय यानी दूसरे देश वालों का कब्जा हो जाता है। तो यही अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में हो गए हम। अब देखिए स्टूडेंट आता है जो हमारा नेक्स्ट विकास के स्तर के आधार पर संसाधन, विकास के स्तर के आधार पर संसाधन। तो स्टूडेंट मैं आप लोगों को ये जो विकास के स्तर पर संसाधन है मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को ये सब जो संसाधन है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत सरल भाषा में इसे बताया। तो स्टूडेंट यदि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। स्टूडेंट मैं अपने चैनल पर क्लास 10th और क्लास 9th की फुल प्रिपेयर करा रहा हूँ। एक हफ्ता से थोड़ा मैं जो हमारे एरिया में नेटवर्क की प्रॉब्लम था इसलिए मैंने वीडियो नहीं ला पाया था। अब इधर लगातार कंटिन्यू आप लोगों का वीडियो चलेगा। तो स्टूडेंट चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।